वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हम लोग लेक्चर या स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है IS 19, जो कि है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के बारे में। ये लेक्चर मतलब ये वाला स्टैंडर्ड ये आप लोगों ने ना F3 में पढ़ा है ना F7 में पढ़ा है, तो ये बिल्कुल एक नया स्टैंडर्ड है जो आप लोगों को अपने SBR के कोर्स के लिए पढ़ना होगा। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड का नाम है IS 19, जो कि है एम्प्लॉई बेनिफिट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने प्रीवियस अपने जो भी पढ़ा है उसके अंदर कुछ हम लोगों ने बेनिफिट्स पढ़े होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन हमें पता होता है कि वो कैसे कैसे हम लोगों को ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे होते हैं। अच्छा, अब जो हम लोग पढ़ने जाएंगे ना वो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब ये वो बेनिफिट है जो आपको एम्प्लॉयमेंट आपकी जॉब के बाद आपको मिलेगा। अब जैसे कि जो कि गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं उनको पता होता है उनको पेंशन्स वगैरह मिल रही होती है, तो जब उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उनको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो एक तरीके से जैसे कि आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर पेंशन। ठीक है, ये आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो इस तरीके के बेनिफिट है जो मेनली जिस पे हमारा स्टैंडर्ड फोकस होगा वो इस पे है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, लाइक एग्जांपल पेंशन। कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो गए। ये ट्रीटमेंट तो नहीं आती, मतलब ये स्टैंडर्ड के अंदर है, तो हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं जैसे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों को वेजेस मिल रही होती है, सैलरीज मिल रही होती हैं, तो ये एक तरीके से आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। कोई बोनसेस मिल जाते हैं ड्यूरिंग दी पीरियड, कोई मंथ में अगर आप लोगों ने अच्छी सेल्स कर दी है, कुछ भी किसी भी तरीके से जो आपको अलग से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, बोनसेस वगैरह, तो ये आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के अंदर आ रहे होते हैं। इसी तरह टर्मिनेशन बेनिफिट होते हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट्स के होते के अब ये कब पेबल होते हैं? ये पेबल होते हैं जब आपका जॉब टर्मिनेट हो जाए, पेबल अपॉन जॉब टर्मिनेशन, आइदर बाय एम्प्लॉई हो या आइदर बाय एम्प्लॉयर हो, किसी भी वजह से, या तो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा हो, उसने खुद ख़त्म कर दी हो अपनी जॉब, या एम्प्लॉयर ने ख़त्म कर दी हो। फॉर एग्जांपल वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, अपने ऑपरेशंस बंद कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको टर्मिनेट करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़। कोई भी वजह से टर्मिनेशन हो रही है तो उसमें क्या होता है, कभी कभार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या कह रहा होता है, गोल्डन हैंडशेक दे रहा होता है एक तरीके से। आपको पता होगा जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा इस बारे में, गोल्डन हैंडशेक मतलब एक आपको एक लमसम अमाउंट दे देते ताकि वो आप कोई चरानपंती ना करें, आपको शोर ना मचाए कि हमें निकाल दिया जॉब से, हमें कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक तरीके से आपको लमसम अमाउंट दे देते हैं, तो जैसे कि गोल्डन हैंडशेक जिसे कहा जाता है। तो ऐसे पैसे जो आपको टर्मिनेशन पे मिल रहे हैं, तो एक ऐसा बेनिफिट हो गया। ठीक है। और एक और होते हैं कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब जैसे कि किसी ने सुना होगा 50 ईयर कंप्लीट कर लें, ये भाई किसी बंदे ने उसकी गोल्डन जुबली हो गई, 50 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए। स्कूल्स वगैरह जो भी, अगर किसी को पता हो, स्कूल्स वगैरह में होते कि टीचर्स ने अपने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए तो सिल्वर जुबली हो रही है, 50 साल कंप्लीट कर लिए तो उनकी 50 ईयर्स जुबली और गोल्डन जुबली हो रही है। तो उनको उस पर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, मतलब कोई पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं, ऐसी तरीके से कुछ अलग बेनिफिट प्रोवाइड हो रहे होते हैं। तो इस तरीके के बेनिफिट हमारे अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कवर हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारा फोकस है, जो हमारा टॉपिक है, वो चलेगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे। ठीक है। जो हमने भी सबसे पहली बात पढ़ी है ना, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, आप इसको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कह लें, बेनिफिट प्लान, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान कह लें, या इसको आप स्कीम कह लें, जो भी पसंद है, या एक और नाम इसका होता है दूसरा पेंशन प्लान के नाम से। ठीक है, ये दो वर्ड में इसको कह रहे होते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो इस पे बेस हो रहा होगा। अच्छा, अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान क्या होता है? अच्छा, हम जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ है, कोई भी एंटिटी है, उसके सॉल्व हो गए, सही। तो वो क्या करता है, उनको कहता है कि भाई हम आपको, जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, जब आप यहाँ से रिटायर हो जाएंगे, तो हम आपको पेंशन देंगे। तो उस पेंशन को बनाने के लिए वो आज उस
जैसे पेंशन कोई फंड में से देंगे ना, कोई एक फंड बनाएंगे, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे रोज, हर महीने कुछ पैसे डालते होंगे, 50 साल तक कुछ पैसे डाल रहे होंगे, ताकि जब वो रिटायर हो जाए तो उनको उस फंड के अंदर से, उस पूल के अंदर से कुछ पैसे दें, जिससे वो उनको पेंशन पे करेंगे। कोई ऐसा पूल बन जाए, कोई ऐसा फंड बन जाए जिसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हो ड्यूरिंग द उन लाइफ टाइम, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड जो भी है, चाहे फिर वो मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ईयरली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसा कोई उन्होंने फंड मैनेज कर दिया हो, ऐसा कोई उन्होंने पूल बना दिया हो जिसके अंदर वो फंड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि वो फंड इस्तेमाल हो जब वो एम्प्लॉयज रिटायर हो जाए, उनकी पेंशन पे करने के लिए वो फंड काम आए। तो ये करता है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ पूल ऑफ एसेट्स टुगेदर विद द लाइबिलिटी। जाहिर है आज आपके लिए वो एसेट तो बन रहे होंगे, जाहिर है अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी पूल के अंदर, किसी फंड के अंदर, वो कंट्री तो हमारा एसेट तो बन रहा है, लेकिन वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी भी होगी, क्योंकि हमें आफ्टर उनकी रिटायरमेंट उनको पे करना होगा, ठीक है। टुगेदर विद अ लाइबिलिटी फॉर पेंशन, ओड, ठीक है। अच्छा, अब जो भी इनके प्लान एसेट्स हैं, जिसमें मतलब मैं प्लान एसेट क्या कह रहा हूँ, जो उन्होंने एक फंड बना लिया या पूल बना लिया जिसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे, सही है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब वो कैश कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे उन्होंने कैश कंट्रीब्यूट किया तो उसको फर्दर वो आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे। जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या एक बैंक में अकाउंट खोलेंगे, रोज 10,000 10,000 10,000 बस डालते रहेंगे, तो वो बढ़ेगा कैसे। जाहिर है अगर आप ईयर 1 पे खड़े हो और आपको ईयर 50 पे उनको पेमेंट करनी है, तो जाहिर है ईयर 1 के 50,000 रुपये जो आपने उसमें डाले होंगे, वो ईयर 50 में वो 50,000 किसी वैल्यू के तो रहेंगे नहीं, क्योंकि 50 सालों बाद क्या इन्फ्लेशन चल रही हो, क्या चीज़ें चल रही हो, उसका कुछ पता नहीं होगा। ओह सॉरी, हाँ, जैसे कि आपने ईयर 1 के अंदर जो पैसे डाले हो, ईयर 50 में उसकी क्या वैल्यू हो कुछ पता नहीं होगा, सही है। तो इसीलिए आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना होगा ताकि उसकी वैल्यू बढ़े, वो पेंशन बढ़े, ताकि वो आगे काम आए। जो पैसे हम आगे इन्वेस्ट करेंगे उससे कुछ रिटर्न आए, ताकि एक बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो, मतलब एक तरीके से हमें उस पर कुछ रिटर्न आ रहा हो ना। जैसे हमने आज समझो 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, मतलब 5 लाख कंट्रीब्यूट किए, तो वो आगे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो हमें कुछ कमा के तो रिटर्न दे, ताकि हम उसको फर्दर आगे पे करने के लिए हमारे काम आए, ठीक है। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो हमारे काम आएगा पेंशन पे करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा पेंशन प्लान है, जो हमारा पेंशन प्लान है ना, जिसको मैं पेंशन प्लान बोल दूँ, फंड कह दूँ, प्लान एसेट कह दूँ, जो भी है, अब वो दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके पास होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, और एक आपके पास होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। जो हमारा पूरा स्टैंडर्ड या जिस पे हमारा फोकस होगा ना, जिस पे कैलकुलेशन थ्योरी सब कुछ आएगी, वो मोस्टली इस वाले सिनेरियो या इस वाले प्लान के बारे में पूछा जा रहा होगा। ये कोई इतना लेंथी या कुछ भी नहीं है, 2 कैलकुलेशन का होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब कंट्रीब्यूशन प्लान हमारा होता क्या है, अब पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, पहले ये हमारा इसको हम देख लेते हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है। अब कंट्रीब्यूशन प्लान में होता क्या है कि एंटिटी एक फिक्स अमाउंट हर महीने एक प्लान, एक फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है। एक एंटिटी हर महीने एक फिक्स अमाउंट कोई प्लान, कोई फंड में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अब भले पर वो 50 साल बाद जितने भी उसमें पैसे जमा हो, अगर उसमें वो पैसे जितने भी जमा हो, अगर वो पूरे नहीं पड़ते हमारे एम्प्लॉयज़ को पेंशन देने के लिए, तो इसके अंदर एम्प्लॉयर कुछ नहीं कर सकता। वो एक लिमिटेड, बस जितना उसने फंड कंट्रीब्यूट किया उससे अगर पे हो रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ की पेंशन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो ठीक है, वरना अल्लाह खैर करेगा। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर उसके अंदर कुछ पैसे कम पड़े या कुछ बहुत ज़्यादा पैसे कम पड़े रिटायरमेंट पे करने के लिए, उसके अंदर एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉय इज लिमिटेड टू द इट्स फिक्स कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जो कि वो फंड के अंदर डाल रहा होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, बल्कि पेन चेंज कर देता हूँ, वेयर
द एंटिटी pays fixed contribution into a separate entity, जो भी हो प्लान एसेट बना रहा हो या कुछ भी बना रहा हो, एंटिटी बना रहा हो, उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा इनटू अ सेपरेट एंटिटी एंड विल हैव नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव obligation to pay further contribution to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefit relating to their service। अब ये पूरी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि वो एंटिटी फिक्स कंट्रीब्यूशन पे करेगा, जो भी प्लान एसेट जो एंटिटी कुछ भी बना ले उसके अंदर फिक्स कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा और उनके ऊपर कोई लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं होगी फर्दर कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर उस एसेट उस एंटिटी के अंदर जो भी फंड्स अवेलेबल है वो सफिशिएंट ना हो जो कि एम्प्लॉय को पे करने की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर देयर रिटायरमेंट, जो भी उनकी पेंशन पे करने के लिए काम है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आप लोगों ने IAS 37 प्रोविजंस के अंदर भी पढ़ा था। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब अराइज होती है, अगर कोई उनका कोई पास्ट ट्रेंड हो इस तरह करने का कि वो भाई पे कर देते हैं ज़्यादा, या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसीज़ में लिखा है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी अराइज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उनकी एज सच कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी रिस्क है, जो भी इस केस के अंदर रिस्क है वो आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर होगा। जाहिर है उन्होंने 50 साल काम कर लिया और उसके बाद भी उनको फर्दर पेंशन ना मिल रही हो, उनको उनकी सर्विस का 50 साल की सर्विस का उन्हें बेनिफिट ना मिल रहा हो, तो एक रिस्क है उनके ऊपर ही, वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही रिस्क है कि उनको आज भी कुछ नहीं मिल रहा अगर उस फंड के अंदर ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब जैसे कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि एक एंटिटी है, उसने कह दिया कि वो 5% ऑफ एम्प्लॉई की सैलरी को हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। बस उसने ये कह दिया। अब वो जितनी भी सैलरी हो, 50,000 का 5% लगा के 1 लाख सैलरी हो, जो भी हो, उनका 5% वो हर महीने बस कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। फिर वो इनफ हो उस फंड के अंदर या ना हो, उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी इस वाले फंड की या इस वाले प्लान की? जो भी है, अगर वो कैश में आज पे कर देता है, अगर ये कैश में कंट्रीब्यूट कर देता है तो P&L डेबिट कर देंगे आप अपना, सही है, और क्रेडिट अपना कैश कर देंगे, सही है। अगर वो अक्रूवल है, मतलब वो पे बाद में करेगा, अगले साल या 6 महीने बाद आफ्टर द ईयर एंड वो आपका कंट्रीब्यूट कर देगा उस प्लान के अंदर, तो आपका नॉर्मली जाहिर है लाइबिलिटी जब अराइज हो गई, आपने कह दिया तो आपके ऊपर लाइबिलिटी, आप एक्सपेंस अपना P&L में चार्ज कर देंगे और अक्रूवल्स, पेबल्स या जो भी आप समझे उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह प्री पेमेंट की आप ट्रीटमेंट आप लोगों को समझ आ जाए कि प्री पेमेंट भी अगर हुआ, पहले ही पे कर दिया तो आपका वो एसेट बन जाएगा, सही है, तो उसकी आप ट्रीटमेंट कर लेंगे। अच्छा, एक इसका सवाल देख लेते हैं। ये आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम का सवाल है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का है, स्कीम का है, या जो भी का है, सही। अच्छा, एन एंटिटी मेक्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड ऑफ एम्प्लॉयज एट अ रेट ऑफ 5% ऑफ ग्रॉस सैलरीज, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस द एंटिटी पेज 10,000 पर मंथ इनटू द पेंशन स्कीम विद एनी बैलेंस बीइंग पेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर। मतलब 17 में है, उसका ईयर एंड, तो मतलब 18 के 1 जनवरी के अंदर अगर कोई कम पैसे पड़े तो उसमें पे कर देगा। द वेजेस एंड सैलरीज फॉर 2006 एंड आर 2.7 मिलियन। कैलकुलेट द पेंशन एक्सपेंस फॉर 2006 एंड द अक्रूवल ऑफ प्रीपेमेंट द ईयर एंड। अच्छा, अब इसने क्या किया है, अब इसने बोला वो
5% कंट्रीब्यूट करेगा हर महीने, तो 5% बनना क्या चाहिए था 2.7 मिलियन, या तो आप लिख लें 27 लाख, 27,000 लाख, 27 लाख का 5% उसने बोला है वो कंट्रीब्यूट करेगा हर महीने। इसने बोला फंड ऑफ एम्प्लॉयज एट अ रेट ऑफ, अच्छा टोटल 5% हर साल कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, जो कि आपका बनता है 1,35,000 रुपये। इसको पूरे साल में इतना कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इस हिसाब से जो इसने कह दिया 5%, और जो एम्प्लॉय की सैलरीज बननी 2.7 में। अब इसने क्या बोला है, कन्वीनियंस के लिए, मतलब जान छुटाओ कि भाई अभी 10,000 रुपये डालते जाओ, जो कम पड़ेंगे हम अगले साल डाल देंगे, ताकि वो हिसाब किताब वताब जो भी इसका मसला है वो ना कर सके। तो उसने बोला है वो हर साल 10,000, हर महीने 10,000 डाल लेता है, तो मतलब 1,20,000 एट द ईयर एंड उसके मतलब 2006 में उसके टोटल अभी तक कंट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब पीएनएल के अंदर तो जाहिर है जो उसने बोला है वही जाएगा, जो कि है 1,35,000, जो कि हमारे पीएनएल में जाएगा। सही है, ये एक्सपेंस है, क्योंकि जो उसकी कमिटमेंट है, जो उसकी ऑब्लिगेशन है फॉर द ईयर, जो कि इसने बोला है 5% है 2.7, तो 1,35,000 आपका कंट्रीब्यूट हो गया, मतलब आपका ये एक्सपेंस है जो कि पीएनएल में शो होगा। अब जो भी कम पैसे पड़े हैं, मतलब 1,35,000 भरने थे, 1,20,000 उसने अभी तक कंट्रीब्यूट किए, जो भी 15,000 है ये आपके अक्रूवल शो हो रहे होंगे एसओएफपी के अंदर, दैट इज लाइबिलिटी आपकी, जो कि आपकी एसओएफपी में शो हो रही होगी। सही है मेरे भाई, ये इसका एक सवाल था जो हमने देख लिया है। अच्छा, अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, जिसपे हमारी पूरी स्टैंडर्ड बनेगा, मतलब जो हमारा मेन फोकस होगा जिस पे, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब सीधी सी एग्जांपल है, मतलब ये सीधी सी डेफिनेशन है, हम ये कह देते हैं यार पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दैट आर नॉट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ये ऐसी एक फजूल सी डेफिनेशन है, मतलब जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान नहीं है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, मतलब जहाँ वो मंथली कोई फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, मतलब उस पर कोई फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की उसके ऊपर मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, मतलब एक उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो कि उसको इतना पैसे देना है, वो आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान कहलाया जा रहा होगा। मतलब उस पर कोई लीगल और उस पर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो दोनों अराइज हो रही होगी, मतलब यहाँ पे इन दिस केस लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज होगी इन पे, क्योंकि इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हर साल या हर महीने इसको 50,000 नहीं देने। इसको अगर इसने बोला हुआ है कि आपको एट दी आफ्टर रिटायरमेंट आपको 1 मिलियन देने हैं, तो फिर आपको ये 1 मिलियन देने हैं, इररिस्पेक्टिव हो फिर आप 10,000 कंट्रीब्यूट करें, फिर आप 50,000 कंट्रीब्यूट करें, आपको एम्प्लॉयज़ को ये अमाउंट जो आपने बेनिफिट उनको कहा है ये आपको देना पड़ेगा। मतलब आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो फिर आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन वाला सीन नहीं है, फिर आप जीरो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना हर महीने, वो आपका मसला है, लेकिन आपको एम्प्लॉयज़ को जब वो रिटायर हुए तो आपको ये पैसे उनको देने पड़ेंगे। इसका मतलब है एंटिटी guarantees a particular level of pension benefit to its employee upon retirement। अब जैसे कि उन्होंने कोई बता दिया, जैसे कि एक सैलरी है उनकी जो भी एट द रिटायरमेंट उनकी सैलरी थी, ये फॉर्मूला नहीं है, एग्जाम्पल की मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो भी उन्होंने जितने साल भी काम किया उस एंटिटी के अंदर, जो भी उनकी एज वगैरह है जो भी है उससे मल्टीप्लाई, एक आपके पास अमाउंट आ जाएगी, फिर आपको वो पे करना होगा आफ्टर देयर रिटायरमेंट। फिर जितनी भी उनकी ज़िंदगी हो, फिर वो या तो एक लमसम में ले ले या आपको हर साल उनको इस तरह पे करना हो, फिर डिपेंड करता है, कोई भी फॉर्मूला लगा के, तो ये तो बस मैंने एग्जाम्पल के उससे समझा दिया है, लेकिन हर एंटिटी पे डिपेंड करता है वो किस तरह पैसे दे रहे हो। सही है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब अब एक एंटिटी के ऊपर
ऑब्लिगेशन है टू पे एक्स्ट्रा फंड into the pension plan to meet its promise level of pension benefit। मतलब अगर उस पेंशन फंड में पैसे कम पड़ गए एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट बेनिफिट या पेंशन पे करने के लिए, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर है, तो उसको ज़्यादा पैसे अब फंड में डालने पड़ेंगे, उनको देने पड़ेंगे। मतलब एम्प्लॉयर को फर्दर उस कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस फंड के अंदर, ताकि वो जो वादा किया था एम्प्लॉयज़ से पेंशन देने का, बेनिफिट देने का, जो भी आप कहें, उसको देने के लिए आपको फर्दर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। अच्छा, अब होता क्या है, अब आपको कंट्रीब्यूट करना है ना, तो आपके ऊपर, अब एम्प्लॉयर के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट और एक्चुरियल रिस्क भी आ जाएगा। मतलब आपके ऊपर अब ये दोनों रिस्क आ जाएंगे। अभी ये हम आगे जाके समझेंगे चीज़ों को। मतलब जब हम इसके भी कैलकुलेशन देख रहे होंगे, इसका प्रोफॉर्मा देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपकी उसके अंदर कवर हो रही होंगी। अच्छा, अब एक सवाल है, इसको पहले समझ लेते हैं ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का और डिफाइंड बेनिफिट प्लान का। Deller has a defined contribution pension scheme. However, during the year it introduced a new post-employment plan, ठीक है, the fund for its employees as a way of enhancing the benefit they will receive when they retire. Okay, उनको ये बेनिफिट मिलेंगे जब वो रिटायर होंगे। डेलर मेक्स अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी ये इसने कह दिया है, इनटू द फंड दैट आर इक्वल टू सेट परसेंटेज ऑफ सैलरी कॉस्ट। इससे अभी हमें लग रहा होगा कि भाई ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, क्योंकि इसने कहा दिया कि क्योंकि इसने कहा है कि ये बस फिक्स अमाउंट ऑफ एक मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ द सैलरी कॉस्ट। अब आगे क्या लिखा है, अपॉन द रिटायरमेंट एम्प्लॉय विल रिसीव एनुअल पेमेंट फ्रॉम द फंड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस एंड देयर फाइनल सैलरी। अब इसने कहे कि उनको फिर आगे हर साल पेमेंट मिल रही होगी, उनको पेंशन मिल रही होगी, जो भी है बेस्ड ऑन देयर, जो भी इन्होंने कितने साल काम किया होगा और जो भी उनकी आखिरी सैलरी थी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अब ये फंड क्या लिखा हुआ है, द फंड इज़ वॉलंटरी। ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेज हो या जो भी हो, कि फंड मैनेज करें या ना करें, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, फंडेड प्लान और अनफंडेड प्लान। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द फंड इज़ वॉलंटरी एंड डेलर कैन कैंसिल एट एनी पॉइंट। इन चीज़ों से हमें लग रहा होगा कि भाई ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है और उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी तरीके से, फिर वो ख़त्म कर दें या आगे पे ज़्यादा करेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक कर रहा होगा मंथली। अब आगे इधर क्या लिखा है, डेलर हैज अ हिस्ट्री ऑफ पेइंग एम्प्लॉई बेनिफिट दैट आर सब्सटेंशियली अबव द नेशनल एवरेज। उसकी एक हिस्ट्री है कि जो भी वो पे करता है एम्प्लॉय को, वो अबव द नेशनल, जो भी जैसे उधर गवर्नमेंट पे कर रही होती है पेंशन, उससे ज़्यादा पे कर रहा होता है। एक पहली बात इसने ये बता दी, और साथ साथ लिखा है विद एनुअल इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन। जो पे कर रहा होता है, जब से फॉर एग्जांपल उसने 50 ईयर पे रिटायर हो गया एम्प्लॉय, अब वो 51 ईयर्स पे जो पे करेगा उसको रिटायरमेंट, पहली बात वो तो एक तो नेशनल जो भी गवर्नमेंट जैसे उधर पे कर रही होती है अपनी लोगों को वेजेस, उससे एक तो पहले ज़्यादा होगी, वो पेंशन पे कर रही होगी गवर्नमेंट, उससे एक तो ज़्यादा होगी। और जैसे कि 52 के अंदर उसके अंदर वो इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट ले रहा होगा, हर चीज़ को वो मद्देनज़र रखते हुए पे कर रहा होगा। तो मतलब एक इसके ऊपर एक रिस्क आ रहा है कि उसको ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट लेना है, उसको नेशनल एवरेज का भी इफेक्ट लेना है, क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री है तो मतलब कि भाई उसने एक अपना माइंडसेट बना दिया होगा लोगों के जहन में कि भाई ये लोग एक तो पेंशन भी ज़्यादा पे करते हैं नेशनल गवर्नमेंट से, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट ले रहे होते हैं। तो मतलब आज के एम्प्लॉयज़, मतलब जिनको तो पहले मिल रही होगी, और नए एम्प्लॉयज़ के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हमें भी इस तरह बेनिफिट मिलेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, क्योंकि उनकी जो पास्ट ट्रेंड है, पास्ट हिस्ट्री है, वो उनका माइंडसेट ऐसा बना रही है एम्प्लॉयज़ के दिमाग में। ठीक है, ऑल्सो डेलर हैज़ वॉन मैनी एक्कॉलेट्स, या जो भी पढ़ते हैं भाई एक्कॉलेट्स,
एक्कॉलेड्स या जो भी एज अ टॉप एम्प्लॉयर, मतलब एक उसको रिकग्नाइजेशन मिली एज अ टॉप एम्प्लॉयर एंड रिसीव पॉजिटिव कवरेज फ्रॉम द नेशनल प्रेस वेयर द फंड वॉज अनाउंस। तो उसकी एक इमेज है विद इन दी इंडस्ट्री, विद इन दी सिटी, क्या कहते हैं, कंट्री या जो भी हो विद इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसको काफ़ी रिकग्निशन भी मिली है, उसको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सही है। द लीडरशिप टीम्स आर वेल ट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे इनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई है और इनके ऊपर एक रिस्क आ गया है कि उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो भी एवरेज नेशनल उस दिन चल रही होगी, नेशनल एवरेज गवर्नमेंट जिस तरह पेंशन दे रही होगी उससे अबव पे करना होगा, और इसके ऊपर इसके अलावा उनको हर साल इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। मतलब इनके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट रिस्क आ गया है, जो कि आपका एक्चुरियल रिस्क जिसको कह रहे होते हैं हम, वो रिस्क आ गया है, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे ये वाला फंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। क्योंकि इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसके बाद आप बोल दे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक ट्रेंड है कि वो अबव द नेशनल एवरेज पे करता है, साथ साथ इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी ले रहा है। अगर वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे ही चलेगा कि बस उसने 10,000, अगर उसने जो भी 5% बोला हुआ है सैलरी का, जो भी अगर वो सिर्फ मंथली कंट्रीब्यूशन पे चलेगा तो वो वाला बेनिफिट वो नहीं पे कर सकेगा। मतलब वो पेंशन उस टाइम के या उस ज़माने में, मतलब आज से 50 साल बाद उस ज़माने में वो उनको पेंशन उतनी नहीं दे सकेगा, मतलब क्योंकि उसका फंड कम होगा और उस दिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि उस दिन का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, उस दिन की इन्फ्लेशन का अलग इफेक्ट होगा। तो वो जो सिर्फ फिक्स कंट्रीब्यूशन है, जो फिक्स कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर फंड कर रहा होगा, वो इनफ नहीं होगी उस 50 साल बाद पे करने के लिए, जो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन के ज़रिए पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से एक डिफरेंशिएट आपको समझ आ गया। भले इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल कंस्ट्रक्टिव भी ऑब्लिगेशन आ जाएगी तो हमें चेंजेस करनी पड़ेगी, हमारा प्लान अमेंड होता रहेगा। मतलब फिर हमें उसमें फ़र्क देखना पड़ेगा कि वो कंट्रीब्यूशन से हो रहा होगा, कंट्रीब्यूशन से हो रहा होगा, या फिर वो हमारे लिए बेनिफिट प्लान एज अ बेनिफिट प्लान डील हो रहा होगा। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अच्छा, अब जाहिर है, अब एक तरीके से हमने उनको वादा किया है कि हम उनको पेंशन देंगे, अब वो समझे 50 साल बाद देंगे, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी अराइज हो गई, या आप कह लें ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर अराइज हो गई। जाहिर है, आज हमने वादा कर दिया है, आज हमने उनसे कमिटमेंट कर दी है कि वो एंटिटी है जो भी है वो उनको 50 साल बाद उनकी रिटायरमेंट के उनको पेंशन दे रहे होंगे, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी अराइज हो गई। अब ये जो लाइबिलिटी है, जाहिर है हमें एक साल में तो नहीं पे करनी, अब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है हमारी, अब ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। जाहिर है अब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो हमने पढ़ा है, जाहिर है आज की बुक्स के अंदर हमें शो करने के लिए आज की वैल्यू पे हम इसको रखेंगे। ये तो नहीं है ना कि जो 10 लाख हमें 50 साल बाद पे करने हैं वो आज भी 10 लाख ही हो, उसकी आज वैल्यू कम होगी, लेकिन बाय द टाइम जो 10 साल बाद अगर हमें पे करने हैं, 10 लाख 50 साल बाद जो भी 10 लाख रुपए पे करने हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, आज हम ईयर 1 पे खड़े हुए हैं और ईयर 50 पे हमें 1 मिलियन देने। जाहिर है जो 50 साल बाद 1 मिलियन है वो आज के टाइम में तो कम होंगे, शायद वो आज 1 लाख रुपए हो, शायद वो 10,000 रुपये हो, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट लगा के उस दिन 1 मिलियन बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स हो रही होती हैं वैल्यू निकालते वक्त। ठीक है, तो अब वो हमें अगर लाइबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो, तो हमें आज के टाइम आज की बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना होगा। सही। अच्छा, जो भी एंटिटी ये प्लान बनाएगी वो एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर रही होगी उसके अंदर, अपने प्लान के अंदर। अब ये मैं इसको कंट्रीब्यूशन नहीं कह रहा, कंट्रीब्यूशन तो था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान तो नहीं कह रहा है, जाहिर है कंट्रीब्यूट तो कर रही होगी ना, ये तो नहीं कि अगले
50 साल बाद जिस दिन हमें रिटायरमेंट पे करनी है बस उस दिन ही आज पैसे देंगे, देना शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे ना, ईयर 1 से। जाहिर है एकदम से लिक्विडिटी क्राइसिस में तो नहीं आ जाएंगे ना कि 50 लाख एकदम से पे करने हैं उनको। आज से थोड़ा 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 करके कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे ताकि उस दिन उनके पैसे उस फंड में जमा होते जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंटिटी विल मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन इनटू द प्लान। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगी, अब जाहिर है ये इन्वेस्ट करेंगे ताकि उन पे रिटर्न जनरेट हो, ताकि वो उस पैसों की वैल्यू बढ़ा सके, ताकि वो 50 साल बाद उससे पे कर सके पेंशन को। तो ये इन्वेस्ट करेंगे जो कि उनको रिटर्न कमा के दे रहे होंगे, जो कि हमें पेंशन पे करने में काम आएगा, टू पे पेंशन।